Okay, in this short video, we'll try to revise entire SS 701 and we'll also try to cover some questions जो ICAI ने recently RTP, MTP या आपके respective exams में पूछे होंगे. When you look at SS 701, what is the name, guys? The name is Communicating Key Audit Matters in the Auditor's Report. मतलब ये ऐसे बोलता है कि आपको अपने ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर्स नाम का एक हेडिंग है जो इंक्लूड करना चाहिए. व्हाट इज द की ऑडिट मैटर, कौन कौन सा मैटर्स यहां पे आ सकते हैं, फटाफट से क्विकली रिवाइज करने का ट्राई करेंगे. थियोरेटिकली की ऑडिट मैटर का एक सिंपल सा डेफिनेशन है. क्या डेफिनेशन दिया है? अगर ऑडिटर को उनके ऑडिट के दौरान कुछ ऐसे मैटर्स मिलते हैं जो उन्हें लगता है ऑडिट के लिए क्या थे, बहुत सिग्निफिकेंट थे. रिमेंबर, ये ऑडिट के लिए क्या थे, बहुत सिग्निफिकेंट थे. तो ऐसे मैटर्स नॉर्मली हम हमारे ऑडिट रिपोर्ट में अंडर की ऑडिट मैटर्स इंक्लूड कर सकते हैं. रिमेंबर, एक यहां पे इंपॉर्टेंट लाइन है, जनरली जो मैटर्स हम टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करते हैं उनमें से ही कुछ मैटर्स कहां पे आते हैं, कैम में आते हैं. मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट हमें 5 इंपॉर्टेंट मैटर्स मिले होंगे जो हमें ऑडिट के लिए सिग्निफिकेंट लगे. हमने पांचों मैनेजमेंट को इन टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट किए. उसमें से ही कुछ मैटर्स जो मेरे लिए सबसे सिग्निफिकेंट रहेंगे वो मेरे ऑडिट रिपोर्ट में अंडर द हेडिंग कैम में आ सकते हैं. फटाफट से डेफिनेशन पढ़िएगा. देखो क्या बोलता है. की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में, मतलब ये डिपेंडेंट किसके ऊपर है, ऑडिटर के जजमेंट पे डिपेंडेंट है कि उन्हें ये मैटर सिग्निफिकेंट लगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट. करंट ईयर का ऑडिट करते वक्त हमें मैटर्स क्या लगे थे, सिग्निफिकेंट लगे थे. नॉर्मली ये मैटर्स उनमें से आते हैं जो मैटर्स हम कम्युनिकेट करते हैं एज पर SA 260 एंड 265 के हिसाब से. हम बहुत सारे मैटर्स कम्युनिकेट करते हैं टीसीडब्ल्यूजी को, उनमें से ही कुछ मैटर्स कहां पे आ सकते हैं, कैम में आ सकते हैं. ये हमारा डेफिनेशन ऑफ कैम. अब सर ये कैम इंक्लूड क्यों करते हैं? अगर आप कोई भी एक सैंपल एग्जांपल देखेंगे तो हमारे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, दिस इज अ सैंपल ऑफ रिलायंस का रिपोर्ट, यू विल सी अ हेडिंग कॉल्ड एज की ऑडिट मैटर, जहां पे थोड़ा इंट्रोडक्शन रहेगा. फिर हर एक मैटर को एज अ सेपरेट सब हेडिंग दिया जाएगा जहां मैटर बताएंगे एंड ऑडिटर का उसके ऊपर रेस्पॉन्स क्या है वो बताया जाएगा. तो सर ये फायदा क्या है, इस पर्टिकुलर की ऑडिट मैटर को रिपोर्ट में इंक्लूड करने से क्या फायदा होगा? व्हाट इज द पर्पस इन द एग्जाम इफ आईसीएआई वांट्स टू आस्क यू कि अगर आपको कैम इंक्लूड करना है, आप गाइड कीजिए कैम इंक्लूड करने का पर्पस क्या है, बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है. नंबर 1, इट विल एनहांस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट. कैसा होता है, अगर मैं बात करूं दो कंपनीज का, लिस्टेड कंपनी से दोनों का दोनों के केस में क्लीन ओपिनियन है, तो अगर आपको कोई मैटर ईओएम में नहीं है, ओएम में नहीं है, तो ऑलमोस्ट दोनों का रिपोर्ट सेम ही लगेगा. तो यूजर को क्या नया वैल्यू मिलेगा ऑडिट रिपोर्ट से, उसे पता भी नहीं चलेगा मुझे ऑडिट में क्या सिग्निफिकेंट लगा था. इसीलिए की ऑडिट मैटर से एटलीस्ट पता तो चलेगा. इस साल के रिलायंस के ऑडिट में लिटिगेशन रिलेटेड एक मैटर था, जनरल आईटी कंट्रोल्स रिलेटेड एक मैटर था, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को लेकर के एक मैटर था. यह मैटर हमें सिग्निफिकेंट लगे. इससे मेरे ऑडिट रिपोर्ट का कम्युनिकेटिव वैल्यू, मतलब मेरी रिपोर्ट क्या कम्युनिकेट करती है यूजर्स को, वो क्या होगा, एनहांस होगा. तो पर्पस में जाइए, रीड पर्पस का पॉइंट नंबर 1. सर 701 की वजह से क्या होगा, इट विल एनहांस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, जिससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी कि ऑडिटर ने काम कैसे किया है, उसे क्या इंपॉर्टेंट लगा, ये लोगों को पता चल जाएगा. फिर सर क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारे यूजर्स हैं, क्या है, हमारे जो यूजर्स हैं उन्हें कुछ मैटर्स के बारे में डिटेल में पता चलेगा. देखो जो मैटर्स मुझे ऑडिट में सिग्निफिकेंट लगे, मैंने उनको कैम में लिखा, मेरा यूजर अगर ये मैटर पढ़ेगा तो यूजर को पता चलेगा हाँ ये मैटर्स इंपॉर्टेंट था, इसके रिगार्डिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझे कहां मिल जाएगी, एक ही जगह मिल जाएगी. दैट विल बी माय ऑडिट रिपोर्ट. सो सर कम्युनिकेटिंग कैम से एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगा टू माय इंटेंडेड यूजर्स, जिससे कि उनकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी किस मैटर्स के रिगार्डिंग जो मेरे लिए क्या थे, सिग्निफिकेंट थे. मतलब सर उन्हें इन मैटर्स के रिगार्डिंग क्या मिल जाएगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ताकि पता चले इस साल के दौरान ये सिग्निफिकेंट मैटर्स थे, हमने इनको पढ़ना ही चाहिए. अब देखो आपको आगे एग्जांपल्स पता चलेगा. नॉर्मली यहां पे वो मैटर्स आते हैं जहां पे सिग्निफिकेंट क्या इन्वॉल्व होता है, जजमेंट इन्वॉल्व होता है. क्या इन्वॉल्व होता है जहां सिग्निफिकेंट, जजमेंट. अब मैनेजमेंट का कुछ चीजों को लेके, लेट्स से लिटिगेशन मैटर को लेकर के सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है. अब ये जजमेंट सही है कि गलत है, ऑडिटर को इस जजमेंट के बारे में क्या लगता है, ये मेरे यूजर्स को इमीडिएटली समझ में आएगा. तो पॉइंट नंबर C जो पर्पस का है वो यही बोल रहा है, इससे मेरे यूजर्स को बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगा एंड वो एरियाज बेहतर समझेंगे जहां पे क्या इन्वॉल्व है, सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व है. तो बेसिकली ये
ये तीनों पर्पस के लिए हमें लगता है एज पर 701 आपको कैम इंक्लूड करना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्या ये की ऑडिट मैटर सारे कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है? बिल्कुल नहीं, आप जाके पढ़ेंगे तो पता चलेगा एप्लीकेबिलिटी के अंदर इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ लिस्टेड कंपनी। इसमें भी दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है सर। लिस्टेड कंपनी का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये क्या होना चाहिए? कंप्लीट सेट। कंप्लीट सेट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैड इंक्लूड बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स एंड एसओसी। पूरा कंप्लीट सेट का अगर मैंने ऑडिट किया है एंड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पर्पस है वो भी क्या होना चाहिए? जनरल पर्पस होना चाहिए। तो ही उस कंपनी के लिए जब मैं ऑडिट रिपोर्ट दूंगा उसमें क्या इंक्लूड करूंगा? कैम इंक्लूड करूंगा। ये मेरा एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेबिलिटी का पॉइंट है। बाकी दोनों पॉइंट सिंपल है, कहीं लॉ या रेगुलेशन का रिक्वायरमेंट हो गया वहां इंक्लूड करना पड़ेगा आपको। जब मैनेजमेंट नहीं, ऑडिटर को खुद से लगता है कि मेरे हिसाब से एक क्रिटिकल बिजनेस है, मे बी डायरेक्टली पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्टली पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, वहां पर भी वो कैम इंक्लूड कर सकते हैं। नंबर 2 के अंदर ऑडिटर का वॉलंटरी चॉइस है ये, और थर्ड में बोला है रिक्वायर्ड बाय लॉ या रेगुलेशन। क्रिटिकल चीज आपका पॉइंट नंबर 1 है, लिस्टेड कंपनी के केस में एप्लीकेबल रहेगा। दूसरा चीज, अगर मैं 705 के तहत डिस्क्लेमर देता हूं, क्या देता हूं? डिस्क्लेमर, तो क्या नहीं आएगा? कैम नहीं आएगा। नॉर्मली डिस्क्लेमर में हमारा ऑडिट कंप्लीट होता ही नहीं है। हम बोलते हैं वी वर एंगेज टू ऑडिट, हम बोलते हैं वी डू नॉट एक्सप्रेस आवर ओपिनियन। जब ऑडिट कंप्लीट ही नहीं हुआ है तो सारे कैम के मैटर्स मिले ही नहीं होंगे, तो ये आपके कहां नहीं आना चाहिए? ऑडिट रिपोर्ट में आना ही नहीं चाहिए। तो 705 प्रोहिबिट करता है कि आप लोग कैम को कम्युनिकेट मत करना जब आप क्या देंगे? डिस्क्लेमर देंगे। इतना बात समझ में आया है क्या? अब सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो आपको ढंग से पता होना चाहिए, आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? हाउ विल यू डिटरमाइन कि ये मैटर कैम में आएगा या नहीं आएगा? हाउ डू वी डिटरमाइन दिस? ये डिटरमाइन करने के लिए 701 के अंदर 3 चीजें दी है। सबसे पहला चीज, अगर आपको लगता है इस मैटर में रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व क्या है? ज्यादा है, या ऐसे 315 के तहत हम बोल सकते हैं देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क इन्वॉल्व। इस हेडिंग को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई विल शो यू सम क्वेश्चंस। डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर्स में ये डिटर्मिनेशन करते वक्त ऑडिटर ने 3 चीजों को कंसिडर करना चाहिए। नंबर 1, रॉम क्या है? ज्यादा है, या वहां पे क्या इन्वॉल्व है? सिग्निफिकेंट रिस्क इन्वॉल्व है। इसका ही एक एग्जांपल जो है वो नंबर बी है सर, जहां पर क्या है? सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, इसीलिए वहां पे क्या आएगा? सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट आएगा। देखो, जजमेंट जहां मैनेजमेंट का ज्यादा आएगा वहीं ऑडिटर का जजमेंट आएगा। जहां मैनेजमेंट ने प्रोविजन बनाने के लिए जजमेंट यूज किया तो ही ऑडिटर को भी जजमेंट यूज करना पड़ेगा। यहां पे इन्होंने एग्जांपल दिया है इंक्लूडिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, जहां पे क्या इन्वॉल्व होता है? हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। क्लासिक एग्जांपल्स कैन बी पेंडिंग लिटिगेशंस। क्लासिक एग्जांपल कैन बी पेंडिंग लिटिगेशंस, जहां पे एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी क्या मानी जाती है? हाई मानी जाती है, क्योंकि आउटकम क्या आएगा वो किसी को भी पता नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में अनसर्टेनिटी है बट हाई नहीं है, लो है, क्योंकि आप हर साल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हो। तो सर जहां मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा जजमेंट इन्वॉल्व है वहां पर ऑडिटर का भी सिग्निफिकेंट जजमेंट आएगा। जहां पर सर हमें लगता है एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, वो मैटर्स नॉर्मली कहां पे आने चाहिए? कैम में। एग्जांपल देख लीजिए नीचे, इंपेयरमेंट लॉस का असेसमेंट करना होगा आपको, प्रोविजंस बनाने होंगे फॉर लॉसेस एंड कंटिजेंसीज, या कभी कभी रेवेन्यू रिकॉग्निशन को लेकर के कोई अनसर्टेनिटी होगी, या सर वैल्यूएशन रिलेटेड बहुत ज्यादा जजमेंट या assumptions का इस्तेमाल किया होगा, तो इन मैटर्स में नॉर्मली कैम आ सकता है। डिटरमाइनिंग में नंबर 1 रॉम ज्यादा है, दूसरे केस में बोला है सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट एंड ऑडिटर्स जजमेंट इन्वॉल्व है। थर्ड पॉइंट मेजॉरिटी लोग गलती करते हैं, ढंग से पढ़ना, द इफेक्ट ऑन ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट। ये सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं है, ध्यान रखना, ये इवेंट ड्यूरिंग द ईयर हुए हैं। प्लीज रिमेंबर, सब्सिक्वेंट इवेंट होता तो कहां चले जाएगा? 706 में चले जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। ये क्या है? ड्यूरिंग द ईयर के कुछ इवेंट्स है जो आपको लगता है बहुत सिग्निफिकेंट थे। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने एक बिजनेस को अक्वायर किया होगा एज अ डाइवर्सिफिकेशन, वो कंप्लीट हो चुका है एक्विजिशन, नाउ इट इज पार्ट ऑफ योर कंबाइंड बिजनेस। ये ड्यूरिंग द ईयर इवेंट हुआ है तो ऑब्वियसली आपके कैम में आ सकता है। रिमेंबर, दीज आर द इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस दैट हैव ऑकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। ये 31 मार्च वाले बाद वाले इवेंट नहीं, उसके पहले वाले इवेंट है, बाद वाले कहां
कहां जाएंगे, ईयूएम में जाएंगे। इज दिस पार्ट क्लियर टू यू? तो सर डेफिनेशन हमारे ऑडिट के दौरान ये हमें क्या लगे, सिग्निफिकेंट लगे। पर्पस क्या है, ऑडिट रिपोर्ट का कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ाएंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। डिटरमाइन करते वक्त क्या क्या चीज ख्याल में रखेंगे, 3 पॉइंट, 315 वाला पॉइंट, सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट एंड ऑडिटर जजमेंट वाला पॉइंट, एंड सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस। रिमेंबर सब्सिक्वेंट इवेंट्स यहां कवर नहीं होते हैं। अब ऑब्वियसली एक बहुत कॉमन सिचुएशन है जो आपको इंटर में सिखाया होगा। कोई मैटर को अगर मैंने कैम में इंक्लूड किया है, क्या इसका मतलब यह है इसको मैनेजमेंट को नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है? नहीं बॉस, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अलग है, ऑडिटर की जिम्मेदारी अलग है। कैम में लिखने से ये सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। दूसरा चीज, कोई मैटर को मैंने कैम में लिख दिया, क्या इसका मतलब है इस पर मॉडिफिकेशन नहीं दिया तो चलेगा? नहीं। 705 अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट। तो एक लाइन है, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन दी ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर 1, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर 2, not a substitute for 3, and it is not a separate opinion। 4 अलग अलग चीजें हैं, सेम सेंटेंस उठाना है फिर स्टेटमेंट पढ़ना है। एक मैटर को कैम में लिखने से आपका नॉर्मली डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट का काम खत्म नहीं होने वाला है, ये मैनेजमेंट का जिम्मेदारी रहने ही वाला है। दैट कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड। जिस मैटर पे 705 आना है उस पे मॉडिफिकेशन आएगा ही आएगा, कैम उसे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। जब मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न होती है उसका एक सेपरेट डिस्क्लोजर आता है, हेडिंग का नाम ही होता है मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। इसको भी कैम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। एंड कोई मैटर को अगर मैंने कैम में लिखा है, जैसे कि मैंने इस मैटर को कैम में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है मैं इस पे सेपरेट ओपिनियन दे रहा हूं, इसका मतलब ये इसको बस मैं कैम में लिख रहा हूं। सेपरेट ओपिनियन देना होता तो ये यहां पे आता ही नहीं, कहां पे आता, 705 में आता। सो इट इज नॉट अ सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर। क्या आपको चारों पॉइंट समझ में आए क्या? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। इज दिस क्लियर टू यू? तो सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक जो बताया उसमें आप मुझे पूछेंगे तो पर्पस मे बी एमसीक्यू, बट एक्चुअली फॉर अ गुड 3 मार्क और 4 मार्क क्वेश्चन डिटरमाइनिंग कैम काफी क्रिटिकल माना जाता है। इसमें तीनों डिटर्मिनेशन के पॉइंट्स आपको आने ही चाहिए। एग्जाम्पल्स रीड कर सकते हो एमसीक्यू के लिए, स्कोप वाला हेडिंग भी रीड कर सकते हैं एमसीक्यू के लिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब आता है ड्राफ्टिंग वाला पार्ट। क्या आता है आपका? ड्राफ्टिंग वाला पार्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन का, जहां बोलेंगे आपको ऑडिट रिपोर्ट में कैम को क्या करना है, ड्राफ्ट करना है। रिमेंबर मेन हेडिंग क्या आएगा आपका, कैम। मेन हेडिंग विल बी कॉल्ड एज की ऑडिट मैटर। इसके अंदर कुछ इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज आएगा, फिर हर मैटर का क्या बन जाएगा, एक सेपरेट सब हेडिंग बन जाएगा। सो मेन हेडिंग विल बी की ऑडिट मैटर, हर एक मैटर का अपने आप में क्या बन जाएगा, सब हेडिंग बन जाएगा। और ये जो पहला पैराग्राफ है दिस इज कॉल्ड एज इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज। ये बहुत ही सिंपल है, यहां पे 2 चीजें आती है। पहला आता है डेफिनेशन। देखो डेफिनेशन क्या बोलता है, की ऑडिट मैटर्स आर दोज दैट इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ करंट पीरियड। डेफिनेशन आ गया एज इट इज आपका। दूसरा चीज आता है, ये मैटर को हमने एड्रेस किया है इन द कंटेक्स्ट ऑफ आवर ऑडिट। मतलब जब हम पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर रहे थे ना, तब हमें ये सब मैटर्स रेलेवेंट लगे। हम ये मैटर के ऊपर क्या नहीं दे रहे हैं, वी डू नॉट प्रोवाइड अ सेपरेट ओपिनियन ऑन दीज मैटर्स। तो आपको यही पार्ट लिखना पड़ेगा। आई विल जस्ट शो यू अ क्वेश्चन नाउ राइट अवे। 1 मिनट ये स्पेंड कीजिए, इसको रीड कर लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन दिखाते हैं फटाफट से। स्पेंड 1 मिनट। ठीक है, अगर ऑब्वियसली कोई भी की ऑडिट मैटर नहीं है तब भी हेडिंग की ऑडिट मैटर आएगा। साथ में एक लाइन आप लिख देंगे, उसके नीचे क्या मेंशन कर देंगे, देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स टू कम्युनिकेट। पर हेडिंग की ऑडिट मैटर आना ही चाहिए। सो टेक्निकली सारा पार्ट कवर हो चुका है SS 701 के अंदर। ये एक चीज आपके सिलेबस में नहीं है जहां बोला है कि ऑडिट मैटर में जब इंडिविजुअल मैटर लिखोगे तो वो मैटर आपको क्यों सिग्निफिकेंट लगता है, उसका रीजन देना पड़ेगा। एंड राइट साइड में आपको हेडिंग बना के देना पड़ेगा, क्या सर, आवर रिस्पॉन्सेस। तो ये आवर रिस्पॉन्सेस आता है और ये मैटर क्यों आपको सिग्निफिकेंट लगा, वो लॉजिक देना पड़ेगा कि भाई यहां पे अनसर्टेनिटी वगैरह इन्वॉल्व है, कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है, इस वजह से हमको ये क्या लगा था, सिग्निफिकेंट लगा था। ये रीजनिंग दे देना चाहिए। ये चीज आपके सिलेबस में नहीं है, बस रेफरेंस के लिए दिया हुआ है। कैन यू लुक एट फ्यू क्वेश्चंस नाउ? आई वांट एवरीवन्स 100% अटेंशन।
कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, आप देखेंगे इमीडिएटली समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस में लगेगा कि की ऑडिट मैटर है, सब समझ में आएगा, बट देयर विल बी 1 और 2 हिडन एलिमेंट्स जो थोड़े बहुत इंटरमीडिएट के जो अलग अलग टॉपिक्स थे उससे कनेक्टेड हो सकते हैं। डोंट वरी अबाउट इट। ये ऐसे ही क्वेश्चंस को जब हम एड्रेस करेंगे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। 701 रिलेटेड लेट्स लुक एट फ्यू क्वेश्चंस। डेंजरस क्वेश्चन देखना, इजी देखना, पहले बोलो। नवंबर 24 एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन है ये, एंड अच्छा वेरी वेरी गुड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। रीड कीजिएगा मेरे साथ शांति से। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 इन आवर Q&A बुक, पेज नंबर 7.10, पेज नंबर 7.10, क्वेश्चन नंबर 11। दिस इज अ नवंबर 24 एग्जाम क्वेश्चन। पढ़िएगा मेरे साथ, देखो क्या बोलता है। मेसर्स JPP and Associates have been appointed as the auditor of ABC, an ISO certified listed Indian multinational jewelry company headquartered at Mumbai, financial year 24-25. The company has more than 100 showrooms in India and 60 showrooms se zyada across the globe. Okay. During the course of audit, from the matters communicated, during the course of audit, from the matters communicated with TCWG, the auditor, can you see a word? Determined certain matters as most significant in the audit of FS of current period। अगर आपने 701 पढ़ा होगा तो ये लैंग्वेज से समझ में आएगा। हमने बहुत सारे मैटर्स कम्युनिकेट किए TCWG को, उसमें से कुछ मैटर्स को हमने डिटरमाइन किया कि वो हमारे लिए क्या थे, मोस्ट सिग्निफिकेंट थे ऑडिट के दौरान। क्या ना इसे डेफिनेशन ऑफ कैमी बोल रहा है, which are related to company's offense। कंपनी ने कोई तो ऑफेंस किया है related to मनी लॉन्ड्रिंग, जिसकी वजह से ईडी ने stringent provisions लगाए हुए PMLA के ऊपर। पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ दिस मैटर बाय द ऑडिटर इज नॉट प्रिक्लूडेड, मतलब ऐसा पब्लिक डिस्क्लोजर दिया जा सकता है। प्रिक्लूडेड बोलता मतलब रेस्ट्रिक्टेड होता, नॉट प्रिक्लूडेड मतलब ये मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड मैटर आप डिस्क्लोज कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, मतलब आपको डिस्क्लोजर करना अलाउ किया है। वापस से पढ़ना, पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ दिस स्पेसिफिक मैटर इज नॉट प्रिक्लूडेड बाय द अथॉरिटीज अंडर PMLA। क्यों? क्योंकि ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा है इन्वेस्टिगेशन पे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है एंड इन्वेस्टिगेशन सेटल हो चुका है। कब सेटल हो चुका है? 30 सितंबर को। नोटिस करो, ईयर एंडिंग कौन सा है? फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो आप रिपोर्ट कब दोगे? 31 मार्च 2025 के बाद। आप रिपोर्ट कब दोगे? 31 मार्च 2025 के बाद। ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कब हो चुका है? 30 सितंबर को। मतलब ये ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होके अब पब्लिक डोमेन में ये इंफॉर्मेशन है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब ये मैटर को अब अगर मैं रिपोर्ट में लिखूं तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है? What would be the considerations of JPP and Associates in determining the matter requiring significant attention? ये क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो, कैम में कोई मैटर आएगा, इसको डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए? देखो, पूरी कहानी है, कहानी के बाद लास्ट में पूछा किसके ऊपर है? कैम में ये मैटर आएगा, ये आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? वापस से क्वेश्चन पढ़ना। सर What, यहां से क्वेश्चन शुरू होता है। What would be the consideration of the auditor? जब आप डिटरमाइन करना चाहेंगे एक मैटर को सिग्निफिकेंट अटेंशन की जरूरत है इन परफॉर्मिंग द ऑडिट, यही एक क्वेश्चन है। मतलब डिटर्मिनेशन कैसे होता है उसके तीनों पॉइंट आने चाहिए। जब हमें लगता है रॉम ज्यादा है, सिग्निफिकेंट रिस्क इन्वॉल्व है, जब हमें लगता है मैनेजमेंट का एंड ऑडिटर का सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, एग्जांपल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स विद हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, या कोई ऐसा इवेंट हुआ होगा ड्यूरिंग द ईयर, या कोई ऐसा क्या हुआ होगा? इवेंट हुआ होगा ड्यूरिंग द ईयर, जो इवेंट कंक्लूड भी हो चुका है। कब कंक्लूड हो गया है? 30 सितंबर को। देखो, ये ईडी का इन्वेस्टिगेशन 31 मार्च के बाद में नहीं हो रहा है, ये कब हो रहा है? ड्यूरिंग द ईयर। कहना इसे ये इवेंट और ट्रांजैक्शन है दैट हैज ऑकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। तो क्वेश्चन नंबर 1 में डिटरमाइनिंग लिखना है। फिर देखो क्या बोलता है, स्टेट, क्या स्टेट करना है? इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज क्या आएगा जब आप कम्युनिकेट करेंगे? क्या सर? सच मैटर इन दी ऑडिट रिपोर्ट एज पर ऐसे 701। पहले तो ढूंढना पड़ेगा ये क्या है, की ऑडिट मैटर है। की ऑडिट मैटर क्या होता है उसका डेफिनेशन देना पड़ेगा। फिर कैसे डिटरमाइन करोगे? ये मैटर कैम में आएगा, डिटर्मिनेशन का तीनों पॉइंट आएगा। फिर इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज में क्या आना चाहिए? आपको बताया था मैंने, मेन हेडिंग क्या आएगा? कैम। हर मैटर का क्या बन सकता है? सब हेडिंग। और इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज में 2 चीजें आनी चाहिए। नंबर 1 डेफिनेशन ऑफ कैम, नंबर बी दीज मैटर्स वर एड्रेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ आवर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल एंड वी डू नॉट एक्सप्रेस अ सेपरेट ओपिनियन ऑन दीज मैटर्स। ऐसा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बढ़िया आंसर। ये भी एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आएगा एज पर 701।
द ऑडिटर शैल डिटरमाइन, सबसे पहले जो मैटर्स हम कम्युनिकेट करते हैं विद DCWG, उनमें से कोई ऐसे मैटर्स है क्या जो हमें ऑडिट के दौरान सिग्निफिकेंट अटेंशन का जरूरत पड़ा था। इन मेकिंग दिस डिटर्मिनेशन आई शैल टेक इनटू अकाउंट 3 पॉइंट्स। डिटर्मिनेशन का तीनों पॉइंट एज इट इज आ गया है, पढ़ लीजिए एक बार। देखो क्वेश्चंस के आंसर्स बनाने पड़ेंगे, सिचुएशंस देंगे, वो आपको टुकड़ों में अलग अलग चीजें पूछेंगे। ये डिटर्मिनेशन वाला पॉइंट का मे भी 2 मार्क अलग से रहेगा। फिर आपको इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज लिखना है, उसका 2 मार्क अलग से रहेगा। कभी कभी ये कौन सा मैटर है, कैम है कि नहीं है, ये ढूंढने का भी 1 मार्क अलग से मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन में भी हर क्वेश्चन का क्या होगा, सब मार्किंग होगा। यू हैव टू बी केयरफुल। डेफिनेशन के बाद डिटर्मिनेशन के तीनों पॉइंट आने ही चाहिए। फिर देखो क्या बोलता है, इन द व्यू ऑफ द अबव द मैटर रिलेटेड टू कंपनीज ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हैज एनफोर्स्ड स्ट्रिंजेंट प्रोविजन, इट इज अ की ऑडिट मैटर। एंड क्या इसे हमें ऑडिट रिपोर्ट में कम्युनिकेट करना चाहिए? यस। कहां कम्युनिकेट करना चाहिए? कैम। इसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, डिटर्मिनेशन के लिए आपको 2 मार्क मिलेगा। बहुत बार क्वेश्चंस में ये बाइफर्केशन करके भी आता है। आजकल जब आपको लेटेस्ट 2025 के क्वेश्चंस जब देखने को मिलेंगे, कहीं आगे जाके आएंगे वो क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन में बाइफर्केशन मिलेगा कि फर्स्ट पार्ट जो है वो 2 मार्क के लिए है, सेकंड पार्ट जो है वो 1 मार्क के लिए। ऐसा क्लियर बाइफर्केशन भी आपको मिलेगा। रीड द इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज। देखो द इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज जो हम कम्युनिकेट करने के लिए यूज करेंगे, जहां पे क्या बोलना चाहिए, नंबर ए, डेफिनेशन ऑफ कैम चेक करो। की ऑडिट मैटर्स आर दोज दैट इन ऑडिटर्स जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस एंड दोज मैटर्स वर एड्रेस्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ आवर ऑडिट एंड ऑडिटर डज नॉट प्रोवाइड अ सेपरेट ओपिनियन ऑन दीज मैटर्स। एकदम टाइम पास क्वेश्चन है कि नहीं है? अब ये एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे कि सर आसान डिफिकल्ट कुछ नहीं होता। अगर आपने पूरा ऐसे पढ़ा है, हर तरीके से हर चीज को बारे में पता है, तो कॉम्बिनेशन क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, फाइनल में ये मत सोचिएगा सिर्फ पर्पस पूछ लेगा 4 मार्क के लिए, नहीं। सिर्फ डिटर्मिनेशन पूछ लेगा 3 मार्क के लिए, नहीं। इट हैज टू बी अ क्वेश्चन जहां पे सिचुएशन होगी। प्रॉब्लम यही होता है, अगर हम पूरा स्टैंडर्ड ना पढ़ें तो हमें कौन कौन से पार्ट्स को एक्सट्रैक्ट करके लिखना है, ये मुश्किल हो जाता है। एक चीज और हो सकती है, क्या? व्हाइल राइटिंग द आंसर, सर मैं एक आध स्टेटमेंट ज्यादा लिख दूंगा। जैसे मैं बोल दूंगा मेन हेडिंग कैम होना चाहिए, सब हेडिंग आएगा, एक्स्ट्रा स्टेटमेंट लिखा, इसमें मैच नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं है। बट अगर आप वो ना लिखो जो इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज में दोनों पॉइंट आने चाहिए, दे विल नॉट गिव यू मार्क्स। बाइफर्केशन क्लियर होता है, थोड़ा क्वेश्चन रीडिंग ढंग से करना चाहिए। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो आप देख रहे हो, बहुत केयरफुल रहना, मेरे हिसाब से डेंजरस क्वेश्चन है। बी वेरी वेरी केयरफुल, दिस वाज नॉट अ इजी क्वेश्चन। अभी तक मॉडल टेस्ट पेपर का है, मेरे को लगता है अगली बार कैम से आया तो ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। बी वेरी वेरी केयरफुल अकॉर्डिंग टू मी। देखो क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर अर्जुन was appointed as the engagement partner for conducting audit of Kurukshetra Tech Limited for financial year 23-24 on behalf of Nemi and Associates। मतलब कहना इसे, ये फर्म का नाम नेमी एंड एसोसिएट्स है, ऑडिटर कौन है? मिस्टर अर्जुन। मिस्टर कृष्णा was appointed as a एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। अब ये चीज के लिए आपको SQC एंड 220 आना चाहिए, दैट इज पार्ट ऑफ आवर चैप्टर नंबर 1। जब उसको रिवाइज करेंगे आपको समझ में आएगा। अज्यूम कर लीजिए ये हमारे लिए क्या है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है। क्या है ये हमारे लिए? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है। ये एक सेपरेट पर्सन होता है जिसका काम होता है हम ढंग से ऑडिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसको रिव्यू करना। लिस्टेड कंपनी के केस में कंपल्सरी होता है ये आपको 220 में पढ़ाया जाएगा एंड SQC 1 में भी पढ़ाया जाएगा, जो चैप्टर नंबर 1 का हिस्सा है। अब आप सोचेंगे क्या ये क्वेश्चन SQC से रिलेटेड है? वेट, पूरा क्वेश्चन पढ़िए। मैं आपको बोल रहा हूं जितनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, आपको लगते जाएगा हर बार वो अलग अलग चैप्टर में जा रहे हैं। जब तक आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा। आगे देखो क्या बोलता है, सर इनको अपॉइंट किया गया एज अ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। अर्जुन क्या है? मेन ऑडिटर है। तो कहना इसे अज्यूम कर लो, मिस्टर अर्जुन इज द एंगेजमेंट पार्टनर, मिस्टर अर्जुन इज द एंगेजमेंट पार्टनर, मिस्टर कृष्णा इज द क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 company implemented an ERP system, company implemented an ERP system in phases leading to automation of certain business processes। मतलब कोई नया ERP लगाया जिसकी वजह से बहुत सारा बिजनेस प्रोसेस क्या हो गया? ऑटोमेट हो गया। This implementation had a substantial impact, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, substantial impact on ऑडिटर्स ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। मतलब क्या इस ERP की वजह से मेरे ऑडिट स्ट्रेटेजी में इंपैक्ट आया है क्या? हाँ। अब सब बोलोगे मेरे को तो ऑडिट स्ट्रेटेजी का डेफिनेशन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरे प्लानिंग का हिस्सा है, मेरे स्ट्रेटेजी को इंपैक्ट करता है। मतलब क्या ये ऑडिटर के लिए सिग्निफिकेंट साउंड कर रहा है क्या? हाँ। आगे देखो, ढंग से पढ़ते जाओ क्वेश्चन को। मिस्टर अर्जुन
डिस्कस द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सच सिस्टम विद हुम सर मिस्टर कृष्णा। डेंजरस क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं आपको, चीजों को समझना पड़ेगा। अर्जुन जो मेन पार्टनर है उसने डिस्कस किया किसके साथ में, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के साथ में, एंड told him that such matter may be a की ऑडिट मैटर। चलो मतलब ये तो स्ट्रेस नहीं है, उसने खुद बोला है, उसके हिसाब से मैटर क्या होना चाहिए, की ऑडिट मैटर होना चाहिए, जो कहां पे आएगा, ऑडिट रिपोर्ट में आएगा। यहां तक की सिचुएशन क्लियर है क्या? मतलब सर एक लिस्टेड कंपनी है, लिमिटेड बोला इसलिए मैं अज्यूम कर रहा हूं लिस्टेड कंपनी, प्राइवेट नहीं लिखा है, लिस्टेड कंपनी है जिसके अंदर मिस्टर अर्जुन को ऑडिटर अपॉइंट किया गया है, पार्टनर इंचार्ज है। रिव्यू करने के लिए किसको अपॉइंट किया है, मिस्टर कृष्णा को। सर ड्यूरिंग द ईयर एक ईआरपी का नया सिस्टम आया जिसका मेजर इंपैक्ट आ रहा है मेरे ऑडिट स्ट्रेटेजी पे। मतलब सर बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिजनेस प्रोसेस क्या हो चुके होंगे, ऑटोमेट हो चुके होंगे। तो कैन आई से अब हम मिस्टर कृष्णा को बोल रहे हैं मुझे मैटर कैम में लगता है आना चाहिए। मिस्टर कृष्णा ने कंसीडर किया सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मैटर, हाउएवर ही वाज ऑफ द ओपिनियन दैट ERP implementation did not appear to link with the matters that is disclosed in the financial statements। मतलब उनको लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जितने भी मैटर्स है ये डायरेक्टली उनसे कनेक्टेड तो नहीं लग रहा है, इस वजह से उन्होंने बोला देयर इज नो नीड टू डिस्क्लोज सच अ मैटर एज कैम। बेसिकली पार्टनर को लगता है कैम में आना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू को लगता है कैम में नहीं आना चाहिए। अब प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा नॉलेज अगर है तो प्रॉब्लम है क्या, आप सोचोगे ऐसा डिफरेंस इन ओपिनियन है दोनों के बीच में, क्या है, डिफरेंस इन ओपिनियन। ये सिचुएशन भी आती है 220 एसक्यूसी में, बट क्वेश्चन में देखो नीचे क्या पूछा है, वेदर द कंटेंशन ऑफ मिस्टर कृष्णा इज अप्रोप्रिएट। उन्होंने पूछा ही नहीं है दोनों में डिफरेंस ओपिनियन हुआ तो क्या होगा, उन्होंने बोला कृष्णा ने जो सोचा है वो सही है क्या गलत है। देखो अर्जुन ने क्या बोला, कैंप में आना चाहिए, कृष्णा ने बोला कैंप में नहीं आना चाहिए। कहना इसे दोनों का ओपिनियन में डिफरेंस तो है। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या कृष्णा का ओपिनियन बराबर है या नहीं है। अब बताओ कैंप में आएगा या नहीं आएगा, यही क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन को देख करके अगर कुछ समझ में आए या ना आए, कैम्प के ऊपर निबंध लिखना है कंफर्म है, मतलब डेफिनेशन ऑफ कैम्प लिखना है, डिटरमाइनिंग करने के लिए 3 मैटर्स क्या होते हैं, बोले अरे तो लिखने पड़ेंगे ना, बराबर है कि नहीं है, ये कुछ बेसिक्स तो आने ही चाहिए, बराबर है। अच्छा एक बात बताऊं, अगर वो सामने वाला क्लियरली बोल चुका है ना कि भाई इसका इंपैक्ट सिग्निफिकेंट है किसके ऊपर, ऑन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, तो और कैसे पता चलेगा सिग्निफिकेंट है। एक्चुअली ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत होना ही नहीं चाहिए, लॉजिकली आपने बोलना चाहिए कैम्प में आएगा। प्रॉब्लम यह है इसको प्रूव करना थोड़ा मुश्किल है, ये एक्चुअली में कनेक्टेड है SA 260 एंड 265 के साथ में, स्पेसिफिकली 265 के साथ में, जो आप अपना मॉड्यूल ढूंढेंगे कहीं आपको मिलेगा ही नहीं। सुनिए, कंट्रोल्स चेक करते वक्त ERP इज रिलेटेड टू योर कंट्रोल्स चेक करते वक्त अगर मुझे पता चलता है देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन कंट्रोल और डिजाइन ऑफ कंट्रोल ड्यूरिंग द ईयर, मुझे ऑब्वियसली वो एरिया में सिग्निफिकेंट रिस्क बाय डिफॉल्ट लगता है। ये मैटर्स नॉर्मली हम किसे कम्युनिकेट करते हैं, TCWG को कम्युनिकेट करते हैं। जो नया ERP है क्यों आया है मुझे डिटेल में समझना पड़ेगा, IT स्पेशलिस्ट को हायर करना पड़ेगा, ये मैटर भी कम्युनिकेट किया जाता है TCWG को। एंड अगर उसमें डेफिशिएंसी वगैरह मिल जाए तो मुझे लगता है ROM और भी ज्यादा हो सकता है। अब नॉर्मली ये मैटर is one of the matters that we communicate to TCWG. So because of 260, 265, theoretically also this matter should indirectly come to key audit matter. आपको बस कुछ पॉइंटर्स लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैं बोलता हूं कितना वाला पॉइंट आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। रीड पॉइंट नंबर 1, पढ़ो जरा आंसर। एज पर 701 ऑडिटर शैल डिटरमाइन, जो मैटर्स हम कम्युनिकेट करते हैं TCWG को, उनमें से कौन से मैटर के लिए सिग्निफिकेंट अटेंशन की जरूरत है व्हाइल मेकिंग दिस डिटर्मिनेशन ABC। डिटर्मिनेशन आ गया क्या नहीं आ गया, पक्का ठीक लग रहा है क्या। नंबर 2 देखो, डेफिनेशन लग रहा है क्या, ऑडिटर शैल डिटरमाइन विच ऑफ द मैटर्स कंसिडर्ड वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन ऑडिट ड्यूरिंग द करंट ईयर, और उसको नॉर्मली कहां लिख देना चाहिए, कैम में लिख देना चाहिए। 1 और 2 में कोई दिक्कत है क्या, नहीं। एक बार 3, 4, 5 को स्किप करो, रीड पॉइंट नंबर 6, 7, 8 ढंग से पढ़ के देखो एक बार। इन द गिवन केस देयर वाज अ इंप्लीमेंटेशन ऑफ ERP ड्यू टू विच सम ऑफ इट्स बिजनेस प्रोसेस गॉट ऑटोमेटेड, जिसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट आ रहा है किसके ऊपर, ऑडिटर के ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। कहना इसे 6 इज फैक्ट ऑफ द केस, जो क्वेश्चन में लिखा है वही उठाया ना आप डायरेक्टली पूरा का पूरा।
अब देखो आंसर क्या बोल रहा है, एज पर अर्जुन हु इज द एंगेजमेंट पार्टनर। ये मैटर कहां आना चाहिए, कैम में आना चाहिए। इसलिए नॉर्मली रिपोर्ट में आएगा क्या, हाँ, क्योंकि सर इसका इंपैक्ट किसके ऊपर है, मेरे ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी पे है। मिस्टर कृष्णा ने इसका कंसिडरेशन किया, बट उसको लगता है ये ईआरपी इंप्लीमेंटेशन का कोई लिंक नहीं है किसके साथ में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बचे हुए मैटर्स के साथ में। तो उन्होंने क्या बोला, इसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। 6 और 7 दोनों फैक्टर का केस है क्या, पूरा का पूरा। 8th में कंक्लूजन है, इन द व्यू ऑफ द अबव कंटेंशन ऑफ कृष्णा इज नॉट अप्रोप्रिएट, क्योंकि ये मैटर्स का डायरेक्टली लिंक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है इसको कैम में नहीं ले सकते, अगर सिग्निफिकेंट अटेंशन की जरूरत है ऑडिटर को तो ये कैम में आ सकता है। क्या ना, इसे अगर आप मैं देखूं नोटिस करूं, कुछ नहीं आए तो मेरे को डिटर्मिनेशन का पॉइंट आना चाहिए था, डेफिनेशन आना चाहिए था, फैक्ट ऑफ द केस आना चाहिए था, कंक्लूजन आना चाहिए था। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? प्रॉब्लम इज द मिडिल 3 पॉइंट्स। अब वो कहां से लेके आओगे, ये आईसीआई के मॉडल में ढूंढना पॉसिबल ही नहीं है। जिंदगी में एक बार आंसर पढ़ोगे तो अगली बार लिख पाओगे। अब प्रॉब्लम ये, वही क्वेश्चन डायरेक्टली तुम्हारे एग्जाम में आया तो अगला अटेम्प्ट वाला बच्चा ही लिख पाएगा, और उस अगले अटेम्प्ट में वो डायरेक्टली पूछेंगे नहीं सेम चीज। ये प्रॉब्लम होने ही वाला है। आपको मैं बता रहा हूं, देयर आर गोइंग टू बी क्वेश्चंस इन ऑडिट डिस्क्रिप्टिव में, जहां पे कुछ एक आध सिचुएशंस ऐसे हो गए, और मैं आपको बोल रहा हूं ना आंसर्स, जैसे मैं लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 दिखाऊंगा आपको मैं, वो एसक्यूसी पे 220 पे, आईसीए को भी नहीं पता, तो आंसर में ऑल्टरनेटिव आंसर है दोनों के दोनों। आई शो यू ऑल्टरनेटिव आंसर्स, क्योंकि क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है। जब क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है तो आंसर देते तो अजम्पशन बदल सकते हैं बहुत सारे। ऐसा बहुत केस, डिस्क्रिप्टिव के केस में ऐसा हुआ है, तो उन्होंने खुद ऑल्टरनेटिव, अरे मैं बोल रहा हूं एमसीक्यू में ऑल्टरनेटिव आंसर दिया, तुम छोड़ो डिस्क्रिप्टिव का, मैं प्रूव कर दूंगा तुमको, वेट। मैं आपको बोल रहा हूं एमसीक्यू में क्वेश्चन भी गलत किया, उसका आंसर का ऑप्शंस भी गलत है, फिर भी सही आंसर सेलेक्ट किए बच्चे ने, और ऐसे ने मार्क्स भी दिए, ये भी आपको प्रूव कर दूंगा मैं। प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि दीज स्टैंडर्ड्स आर नॉट इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स। जो कैम लिखने वाला आदमी उसने पूरा सारा स्टैंडर्ड्स पढ़ा है, वो सिर्फ 701 के बेसिस पे आंसर नहीं दे रहा है, उसको सारा का सारा लॉजिक एक साथ लगाना पड़ेगा। अब ये यहां पे पता है क्या बोलने का ट्राई करेगा, ये बोलेगा हर बार सिर्फ ये सोचना कि भाई जो मैटर कैम में आता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, अच्छा बात है। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, डेफिनेशन ऑफ कैम क्या बोलता है, डेफिनेशन बोलता है कि ये ऑडिटर के जजमेंट में ऑडिट के लिए क्या था, सिग्निफिकेंट था। उसने ये नहीं बोला ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। देखो कैम में वो मैटर्स आएगा जो मेरे जजमेंट में क्या थे, सिग्निफिकेंट थे while I'm doing the audit। ये नहीं बोल रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपॉर्टेंट था, वो बोल रहा है वो ऑडिट के लिए क्या था, सिग्निफिकेंट था। इट डजंट हैव टू बी अमाउंट, कोई अमाउंट होगा तो ही कैम में आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैंने तो आपको जब रेगुलर लेक्चर में पढ़ाया था तो बोला भी था ना, आईटी वाले जो कंट्रोल्स होते हैं वो नॉर्मली कहां पर आता है, कैम में आता है। आपको रिलायंस वाला एग्जांपल भी दिखाया था। तो कैन आई से नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैटर्स भी कैम में आते हैं, इसमें कोई डाउट वाला बात नहीं है। आपको चाहिए तो सामने एक एग्जांपल देख लीजिएगा, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, IT systems and controls over financial reporting। now this is a base, सेम चीज, इसका ही दूसरा नाम ERP है ना यार, इसका दूसरा नाम क्या है, ERP है। बेसिकली डायरेक्टली ये बोलने के बजाय उसने क्या कर लिया, ERP का एग्जांपल ले लिया। बात समझ में आया क्या? तो अब वो 3 पॉइंट पढ़िए मेरे साथ में, शायद आपको थोड़े समझ में आएंगे क्या बोलने का ट्राई करा। देखो सर, ये जो ऊपर के कंसिडरेशंस थे ये नॉर्मली फोकस करते हैं उन मैटर्स पे जो हम टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करते हैं। ये मैटर्स आर ऑफन लिंक्ड टू मैटर्स व्हिच आर डिस्क्लोज्ड इन एफएस, एंड ऑब्वियसली ये वो एरिया से रिलेटेड है जो हमारे ऑडिट में क्या थे, इंपॉर्टेंट थे। The fact that these considerations are required is not intended to imply that that matters relate to them and are always key audit matter. Rather, matter related to such specific consideration are key audit matters only if they are determined to be most। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड कोई मैटर, सुनना एक एग्जांपल दूंगा जो इसको बेटर समझाएगा। सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ, क्या हुआ, सब्सिक्वेंट इवेंट कब हुआ, 31 मार्च के बाद। सब्सिक्वेंट इवेंट कैम में नहीं आते, सब्सिक्वेंट इवेंट कहां पे आते हैं, ईओएम में आते हैं, क्योंकि ईओएम का डेफिनेशन बोलता है ये वो मैटर्स हैं जो यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो ऑडिट में इंपॉर्टेंट नहीं होंगे बट दे आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कैन आई से फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड मैटर होगा बट वो ऑडिट में सिग्निफिकेंट नहीं था, तो वो अभी भी कहां नहीं आएगा, कैम में नहीं आएगा। और कहां पे आ सकता है, ईओएम में आ सकता है। वही चीज बोल रहा है, कभी कभी मुझे वो लगेगा इंपॉर्टेंट है बट वो शायद ऑडिट में इंपॉर्टेंट नहीं होगा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रहेगा बट वो मैटर्स नॉर्मली कहां फिट नहीं होगा, कैम में फिट नहीं होगा। और पॉइंट नंबर 5 ढंग से बोलता है,
इन एडिशन टू मैटर्स, जो स्पेसिफिक रिक्वायर्ड कंसिडर, ऊपर जो 3 कंसिडरेशन है ना उससे रिलेटेड होंगे, देयर कैन बी अदर मैटर्स कम्युनिकेटेड विथ डीसीडब्ल्यूजी, जिसमें क्या रिक्वायरमेंट था, सिग्निफिकेंट ऑडिटर के अटेंशन का रिक्वायरमेंट था, इसीलिए उनको हमने क्या समझ लिया होगा, कैम समझ लिया होगा। मतलब मैंने मैनेजमेंट को, टीसीडब्ल्यूजी को बताया ईआरबी में जो चेंज आया है उसको समझने के लिए मेरे को चैलेंजेस आ रहे थे, समझने के बाद जस्टिफिकेशन चाहिए था, उसका एविडेंस मांग लिया होगा। ये डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है, बट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस कंट्रोल्स पे डिपेंडेंट है उन कंट्रोल से रिलेटेड है। क्या ये मैटर भी मेरे ऑडिट में सिग्निफिकेंट हो सकता है? हाँ, सच मैटर्स में इंक्लूड फॉर एग्जांपल मैटर्स रेलेवेंट टू ऑडिट दैट वाज परफॉर्म्ड दैट मे नॉट रिक्वायर टू बी डिस्क्लोज। फॉर एग्जांपल नया आईटी सिस्टम कंपनी ने यूज किया, एग्जिस्टिंग आईटी सिस्टम में क्या किया, चेंजेस लेके आया, ये नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई एएस कुछ नहीं बोलता है, एएस इंडेक्स कुछ नहीं बोलता है, चेंज इन सिस्टम को नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बट क्या ये मैटर फिर भी ऑडिटर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है? हाँ, ड्यूरिंग द ईयर इट मे बी एन एरिया ऑफ सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स अटेंशन, क्योंकि इसका क्या आ रहा है, सिग्निफिकेंट इफेक्ट आ रहा है ऑन ऑडिटर्स ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। अब आप मुझे पूछेंगे सर मैं एग्जाम में ये पैराग्राफ कैसे लिखूं? इट इज वेरी टफ, ये एग्जैक्ट कोई नहीं लिख सकता है। इसीलिए अगर आप मुझे पूछेंगे, आपको डिस्क्रिप्टिव में 70 में से 70 आने का ऑब्जेक्टिव भी नहीं होना। डिस्क्रिप्टिव इज, लॉजिक इज, आप अपना जजमेंट के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कुछ लिख रहे हैं, यू विल बिकम अ क्वालिफाइड सीए। यहाँ ये स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए आपको शायद 2-4 लोगों का हेल्प लेना पड़ेगा। जब आप 220 एसक्यूसी रिवाइज करेंगे पता चलेगा इन दोनों के ओपिनियन में डिफरेंस भी हो सकता है। वो क्वेश्चन में इग्नोर ही किया कंप्लीटली। द क्वेश्चन कुड हैव बीन लाइक दोनों के ओपिनियन में डिफरेंस है, तब क्या करना चाहिए, वो 220 एसक्यूसी में आएगा आगे, पर इस क्वेश्चन में उसको एड्रेस नहीं किया। ये क्वेश्चन ज्यादा फोकस कहां कर रहा है, कैम के ऊपर। ऐसे सिचुएशंस होते हैं, इसीलिए कभी कभी बोलते हैं कि पूरा सिलेबस पढ़ने के बावजूद भी थोड़ा बहुत आईसीआई के क्वेश्चंस पढ़ा करें। बात समझ में आया है क्या? ये क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करके पढ़ने पड़ते हैं, तब आपको समझता है कि देखो इवन दो आई एम करेक्ट बट आई विल नॉट बी 100% एक्यूरेट, क्योंकि ये एग्जैक्टली आप लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं पॉसिबल नहीं है। ये आंसर लिखते वक्त उन्होंने भी टाइम इन्वेस्ट करके, सोच करके ये ड्राफ्टिंग किया होगा, इसका कोई एग्जैक्ट आंसर मैच नहीं किया जा सकता। तो आई वॉन्ट टू टेल यू देयर कैन बी सच क्वेश्चन ऑल्सो जहां पर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, सब कुछ कॉपी पेस्ट हो गया पूरा का पूरा, जहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन है। एंड देयर कैन बी सच क्वेश्चन ऑल्सो जहां पे 1-2 स्टेटमेंट लिखने में आपको क्या होगी, थोड़ी मुश्किल हो। बट आई बिलीव आपको थोड़ा समझ में आया हो। इज दिस क्लियर टू यू? पक्का? ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, देखो, द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स द प्रेजेंटेशन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, जब क्या नहीं है, कोई भी की ऑडिट मैटर नहीं है, तब भी हेडिंग आएगा क्या, की ऑडिट मैटर। क्या बोलेगा ये, वी हैव डिटरमाइंड दैट देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स टू कम्युनिकेट इन आवर रिपोर्ट। ऐसा सिंपल सा ड्राफ्टिंग 1-2 मार्क के लिए वो पूछ सकते हैं। इज दिस क्लियर टू यू? मेरे हिसाब से की ऑडिट मैटर रिलेटेड आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है, एवरीथिंग इज कवर्ड नाउ। इतना टाइम अगर आप डिवोट करें और थोड़े क्वेश्चंस देख ले तो आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।